नमस्कार। आज बात करते हैं नेपाल की। एक ऐसा देश जो साइज में तो छोटा है, लेकिन अपने दो विशाल पड़ोसियों के बीच बसा हुआ, अपनी संस्कृति, प्रकृति और रूहानियत में बहुत बहुत बड़ा है। और सच कहें तो यही बात नेपाल का सार है। एक छोटा सा देश जिसमें एक विशाल आत्मा बसती है। तो चलिए आज इसी भव्यता की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नेपाल आखिर है कहाँ। ये एक लैंडलॉक्ड देश है, मतलब इसके चारों तरफ जमीन ही जमीन है, कोई समंदर नहीं। इसके उत्तर में है चीन का तिब्बत वाला इलाका और बाकी तीनों तरफ से ये भारत से घिरा हुआ है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस खजाने के पिटारे को खोलते हैं और देखते हैं कि इस छिपी हुई भव्यता की जमीन के नीचे आखिर कौन कौन से रत्न छुपे हुए हैं। जब भी नेपाल का नाम आता है, सबसे पहले क्या याद आता है? हिमालय। बिल्कुल, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला यहीं से होकर गुजरती है। इसीलिए तो इसे हिमालय की भूमि भी कहते हैं। और ये पहाड़ इतने विशाल हैं, इतने ऊंचे हैं कि इसे दुनिया की छत का दर्जा मिला हुआ है। और इसी छत पर मौजूद है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, एक ऐसा नाम जो हम सब ने सुना है, लेकिन उसकी विशालता का अंदाजा लगाना सच में बहुत मुश्किल है। जी हां, माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर और ये पूरी तरह से नेपाल की सरजमीन पर है। सोचिए, ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये तो कुदरत की ताकत का एक जीता जागता सबूत है। और ये बात तो शायद और भी हैरान कर दे, दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8, जी हां 8, अकेले नेपाल में हैं। जरा सोचिए, इतने छोटे से देश में इतनी जबरदस्त कुदरती शान। तो इन पहाड़ों की बुलंदियों से अब जरा नीचे उतरते हैं और बात करते हैं नेपाल के उस खजाने की जो यहाँ के लोगों और उनकी आस्था में बसता है। अगर धर्म की बात करें तो यहाँ की करीब 80% आबादी आज भी हिंदू है। आपको पता है, एक वक्त था जब नेपाल दुनिया का इकलौता घोषित हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। खैर, इसके अलावा यहाँ बौद्ध, इस्लाम और दूसरे धर्मों को मानने वाले भी अच्छी खासी संख्या में रहते हैं। नेपाल की रूहानी पहचानना बड़ी दिलचस्प है। ये दोहरी है। एक तरफ ये ऐतिहासिक तौर पर एक हिंदू राष्ट्र रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये बौद्ध धर्म के लिए भी उतनी ही अहमियत रखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहीं लुम्बिनी में सिद्धार्थ गौतम यानी भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और आज ये जगह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ की विविधता तो बस कमाल है। सोचिए, करीब 3 करोड़ की आबादी है और 100 से भी ज्यादा अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं, जैसे गुरुंग, नेवार और शेरपा। सब अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी परंपराओं के साथ रहते हैं, जो मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत और रिच कल्चर बनाते हैं। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि आज का नेपाल काम कैसे करता है, मतलब इसका गवर्नेंस और इसकी इकोनॉमी की धड़कन क्या है। नेपाल की एक और बहुत अनोखी पहचान है इसका झंडा। ये दुनिया का इकलौता ऐसा झंडा है जो 4 कोनों वाला यानी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर नहीं है। ये 2 त्रिकोण से बना है, जो देश की फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की पहचान को दिखाता है। अब आते हैं इकोनॉमी पर। नेपाल की अर्थव्यवस्था के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा टूरिज्म, लेकिन तीसरा और सबसे अहम है रेमिटेंस। रेमिटेंस मतलब ये वो पैसा है जो नेपाली नागरिक विदेशों में काम करके अपने घर भेजते हैं। सच पूछिए तो ये नेपाल की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। हाँ, ये भी सच है कि इस पर इतनी निर्भरता की एक सामाजिक कीमत भी है। परिवार के परिवार अक्सर लंबे समय तक एक दूसरे से दूर रहते। और टूरिज्म की तो बात ही क्या, हर साल लाखों लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। कुछ लोग आते हैं पोखरा ट्रैकिंग और क्लाइंबिंग के लिए, तो कुछ आते हैं लुम्बिनी मन की शांति के लिए। और काठमांडू का कल्चरल हेरिटेज और चितवन नेशनल पार्क की वाइल्ड लाइफ, ये तो टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचते ही हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि नेपाल सिर्फ एक देश नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा अनुभव है। एक ऐसा खुला न्योता है जो कुदरत और संस्कृति के बीच एक यादगार सफर का वादा करता है। और भारत के साथ नेपाल का रिश्ता तो बहुत ही खास और सदियों पुराना है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा है, कई देवी देवता एक जैसे हैं, और तो और ये मान्यता भी है कि माता सीता का जन्म यहीं जनकपुर में हुआ था। ये सारी बातें दोनों देशों के लोगों को कल्चरली एक दूसरे से जोड़ कर रखती हैं। तो आखिर में बस यही कह सकते हैं कि नेपाल एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति बोलती है, संस्कृति सांस लेती है और रूह को एक सुकून सा मिलता है। तो फिर सवाल वही है कि दुनिया की इस छत पर आकर कोई क्या पाने की उम्मीद कर सकता है? शायद खुद से एक मुलाकात।